कीजिए, इस घंटे को बजा दीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपण ज्या व्यक्ती नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ये भारत की सोचे में। और आज एक स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आम आदमी से खास बात। इस शो में हम एक नया प्रयोग इस बार करने जा रहे हैं और वो प्रयोग इस प्रकार से होगा कि हम लोग अलग अलग चैनल्स पर देखते हैं, फिर वो चाहे यूट्यूब के चैनल हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हो, जहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट्स को लाकर बिठा देते हैं और उनका प्रवचन हमें दिखाया जाता है और जनता को उसे मान्य भी करना होता है। लेकिन हम एक अलग प्रयोग करने जा रहे हैं। जो आम आदमी टीवी देखता है या यूट्यूब पर ये एनालिसिस वगैरह देखता है, वो अपनी विचारधारा कैसे बनाता है या वो किस एंगल से सोचता है, या फिर ये अलग अलग एक्सपर्ट्स जो बताते हैं उसमें से आम आदमी के पल्ले कितना पड़ता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और अभी बंगाल इलेक्शन के बाद यूपी के इलेक्शन की हवा बहना शुरू हो ही चुका है जोरदार। तो इसी सिलसिले में को आगे बढ़ाते हुए यूपी इलेक्शन की चर्चा बढ़ने लगी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यूपी के इलेक्शन पर यूपी के ही किसी बंदे से हम अगर बात करें और उनका एनालिसिस हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक आम आदमी है, वो वैसे तो एक सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी विचारधारा या अपनी राय हो या अपनी पॉलिटिकल चॉइस किस प्रकार करते हैं, ये हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज वैसे तो धनुष सर रोज आते हैं, लेकिन आज वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनुष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है कमलेश मौर्य, जो कि यूपी के जौनपुर जिले से आते हैं। यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास जौनपुर नामक एक जिला है, जहाँ के गांव से कमलेश जी आते हैं। बहुत ही छोटे से गांव से वो बिलोंग करते हैं, उन्हें दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं देता है और फिलहाल वो मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं और सुबह के वक्त उनका जॉब वगैरह होता है, शाम के वक्त वो थोड़ा अलग अलग एंटरटेनमेंट की चीजें बोलो या फिर न्यूज वगैरह देखना पसंद करते हैं और पॉलिटिक्स में काफी वो रुचि रखते हैं। तो हम स्वागत करेंगे हमारे चैनल पर हमारे साथी कमलेश मौर्य जी। कमलेश सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, यूपी इलेक्शन तो होगा फरवरी मार्च 2022 में, जैसा कि हमने देखा है। अगर कोरोना वगैरह की स्थिति सब कुछ ठीक रही तो यूपी इलेक्शन की अगर बात की जाए कमलेश जी, तो इसमें एक फैक्टर हम देखते हैं कि 2014 के असेंबली इलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से खड़े हुए थे। 80 में से लगभग 71 बीजेपी और अपना दल अनुप्रिया पटेल का जो है उसको 2 यानी 71 + 2 73 टोटल एनडीए को मिली थी। 5 समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को मिली थी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप दोनों को? हाँ जी बिल्कुल। 2017 का अगर हम ग्राफ देखें तो 312 बीजेपी और 13 उसके सहयोगी पार्टीज को मिली थी, 325 एनडीए को मिला था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आएंगे 2019 में, जहां पर आपने देखा था कि एक महागठबंधन की बहुत बड़ी हवा उड़ाई गई और समाजवादी पार्टी बीएसपी दोनों एक हो गए, लेकिन फिर भी उनका कोई सिक्का नहीं चला और फिर भी बीजेपी ने 62 अकेले के दम पे और 2 अपना दल के, ऐसे 62 + 2 64 सीट टोटल बीजेपी, 10 बीएसपी, 5 समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस से यूपी इलेक्शन का इतिहास रहा है। अब हम चर्चा करेंगे आगे की 2022 की, लेकिन 2022 की ओर जाने के और ये जो मैंने इतिहास बताया इस पर मैं कमलेश जी का कमेंट चाहता हूँ। कमलेश जी, आप कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 2014 में, 2017 में और 2019 में, क्योंकि जब 2019 में आ गए थे तो योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे और मोदी जी केंद्र में थे ही, तो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 2 बड़ी बड़ी हस्तियां थी। तो इन तीनों इलेक्शन में जनता ने क्या सोचकर क्या तरीके से वोटिंग किया था, इस पर आप कृपया प्रकाश डालें। कमलेश जी। जो समाजवादी और बसपा, इनका जो गुंडा राज रहा उस समय जी, इससे हटकर कुछ लोगों को करना, लोगों ने सोचा कि इससे हटकर कुछ विकल्प देखें हम लोग और दूसरे विकल्प के साथ जाएं। तो इसलिए और मोदी जी की जो 2014 में लहर थी उस समय तो हम लोग आए और केशव प्रसाद मौर्य जो थे ये सब मतलब वो कामयाब हुए। जो यादव और मुस्लिम वोट के अलावा एमआई फैक्टर के अलावा दूसरे जो हुई
गणित जो बनाना था दूसरे जातियों के साथ, ये बनाने में बहुत अच्छी तरह वो कामयाब हुए। अच्छा। उसी तरह 2017 में भी ये लोग बहुत अच्छी तरह मतलब गणित बनाए, और उस समय नोटबंदी ये सब लहर होते हुए भी अच्छा। बीजेपी का इतना मार्जिन से जीतना बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। और उस समय कार्यकर्ता जितने थे बहुत मेहनत की उस समय उन्होंने, जिसका फलस्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं। ओके ओके। और 2019 में तो था ही। एक मिनट 2017 पर एक फैक्टर आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ। ऐसा अभी आजकल के दिनों में लोग कहते हैं कि जनता काफी होशियार हो गई है। हाँ। हम काफी राज्यों में देख रहे हैं कि लोग ये सोचकर वोट डालते हैं कि भाई हम किसको चुन रहे हैं, हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं या प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। लेकिन बहुत से राज्यों में बीजेपी यहाँ मार खा जाती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा देते नहीं है। और जैसे कि हमने दिल्ली में देखा केजरीवाल हो, या फिर अभी हमने बंगाल में देखा कि वो ममता वर्सेस मोदी बन गया, लेकिन वहाँ के लोगों को पता था कि हम ममता को मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, मोदी जी को भी हम अगर चुने तो वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। लेकिन 2017 में यही कंडीशन थी, लेकिन तब भी मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी ने वहाँ चुनाव वगैरह लड़ा, जो कुछ वो किया वो सब मोदी जी के नाम पर ही हुआ। तो जनता ये कैसे सेटिस्फाइड हो गई कि हम मुख्यमंत्री चुन रहे, लेकिन फिर भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया, ये कैसे हुआ? हाँ ठीक है, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ उसका भी एक और। मतलब उनको जैसे अलग विकल्प कुछ चाहिए था, क्योंकि कई सालों से देख रहे हैं कि सपा चला रही थी, बसपा आ रही है, और कुछ उतना जो जिस हिसाब से विकास चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा है। लोग ये सब बातों कंटाल गए थे थोड़ा, और वो लोग देख रहे थे कि बीजेपी जो है जिस तरह से अभी कद अपना बढ़ा रही है और काम भी कर रही है, इस सब चीजों को देखकर, और आरएसएस और बीजेपी का बहुत मेहनत उस समय रंग लाया है, बहुत मेहनत। और जो अलग अलग लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स जो होती है वो हम कहते हैं कि जाति धर्म पर वगैरह आधारित होती है। तो इसका ये जो फैक्टर था, हमने 2017 में एक चीज देखी कि लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट किया, ये कैसे हुआ? ये वही कार्यकर्ताओं की मतलब मेहनत थी, और दलित लोगों को भी हमने अपने तरफ में, मतलब ये दलित हो गए, ओबीसी हो गए, मतलब मौर्य और अदर सारे लोगों ने भी मिलकर वोट किया, मतलब उस समय हिंदी हो गया। और एमआई फैक्टर लेकर वो लोग मतलब उतना सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ, एमआई फैक्टर यूपी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यूपी बिहार का। हाँ यूपी, तो वो मतलब वो लोग सक्सेस नहीं होगा। हाँ। और 2019 पर आपकी कमेंट? 2019 में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आए, सब बहुत सी चीजें सुनने को आ रही थी। लेकिन लास्ट में आखिरी मोमेंट जो हुआ, देश का जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ, और सब लोगों ने मोड़ देखा, और कांग्रेस के पास देखा कि नेता नहीं है सही, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ये सब चीजों को छोड़कर, मतलब सोचकर लोगों ने बीजेपी को फिर एक बार लाने का मन बनाया। हमारे यहाँ तो लोग मजाक में कहते हैं कि राहुल गांधी ही बीजेपी के स्टार प्रचारक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी की बात कोई क्वालिटी नहीं है। ये लोग, इनका अगर स्टेट देख लो, पुदुचेरी वगैरह, असम, बंगाल में भी तो इनका एक भी सीट नहीं आया है। बराबर, बड़ी पार्टी होती है। एक प्रकाश मैं यहाँ पर और एक और डालना चाहूंगा। जी जी, देखिए, जो 2017 के चुनाव जीते गए हैं बीजेपी ने, तो एक और मैं बताऊंगा कि इन लोगों का ठीक से मतलब ये नहीं था कि किसके साथ चुनाव लड़ाया जाए नहीं लड़ाया जाए। और पहली बात तो थी कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर जी को चुना था, राहुल गांधी ने, तो वो जिस तरह से चला रहे थे राहुल गांधी जी को, तो वो उस तरह से चल नहीं पाते थे। बराबर। और दूसरी बात थी कि पहले उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी के साथ आपको गठबंधन बनाना होगा, ये भी बात उन्होंने नहीं मानी। फिर जब प्रियंका जी ने कहा था कि अभी हमें समाजवादी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, और समाजवादी पार्टी भी अब तक तैयार नहीं हुई थी, और मतलब वक्त पर वो भी तैयार हो गई। चलिए, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा हमें भी होगा, और साथ साथ मिलकर कुछ ऐसा कुछ ठान लिया होगा उन्होंने। ओके। और मतलब इनका कुछ चुनाव लड़ने का किसके साथ पहले से प्लान नहीं था, और बीजेपी की मेहनत तो थी, मगर बीजेपी की पहले से प्लानिंग थी। जैसे हाँ, भले ही बीजेपी के पास किसी का चेहरा नहीं था, मगर 2-3 साल तो ऐसे थे कि मोदी की मतलब शक्ल में कोई भी चुनकर आ सकता था। मगर इन लोगों की गलतियों की वजह से बीजेपी आई है, ये भी मैं कहूंगा। ओके। हाँ।
कमलेश जी, 2019 में ये महागठबंधन वगैरह जो बना था कि वहाँ लोग तब ऐसा कहते थे कि भाई समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक और बीएसपी का अगर अपना वोट बैंक मिल जाए तो बीजेपी 40 भी शायद मुश्किल से क्रॉस करे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो 64 आ गए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सोचा तो था, मगर उनमें आपस में ही सही से गठबंधन नहीं था और जनता देख रही थी कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे जो है। ये लोग के खाली बड़े बड़े वादे हैं और बड़े बड़े बोल रहे, सालों साल से ऐसे बोलते आ रहे हैं, ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। आखिर में मायावती ने तो बोल ही दिया कि हम मुलायम सपा के लोगों ने उनके लोगों ने हमें वोट किया ही नहीं 10 सीट आने के बावजूद भी। बराबर है। तो ये सब चीजें थी। अभी ये सब पहले वाला सब नहीं चलेगा। अभी लोग सतर्क हो गए हैं, सब जानते हैं सभी चीजें को। बराबर है, बराबर। वो तो क्या कहा जाता है ना कि देश के दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बराबर। 2022 का चुनाव ही बताएगा कि कौन मतलब भविष्य में कौन आने वाला है। वैसे तो आने वाले यही लोग हैं। और अभी देखा जाए तो योगी महाराज के जो चेहरा है यूपी में, उससे तो साफ साफ लगता है कि यूपी में उनको अभी कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। बराबर। 2022 के तरफ आने से पहले एक और फैक्टर पे चर्चा करना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है, मुस्लिम फैक्टर। कि आपके यूपी में बताया जाता है कि सिर्फ 20% मुसलमान है, लेकिन हम बीजेपी को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी पार्टियां सेकुलरिज्म का ढोंगीपना करती है और मुस्लिमों का जो कुछ है वो सब करती है। तो एक और आंकड़ा मैं यहाँ सबके सामने रखना चाहूंगा कि 2012 के यूपी के जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसमें लगभग 64 एमएलए मुस्लिम एमएलए चुनकर आए थे। अब आप सीधा सोच सकते हैं कि 403 सीटें, उसमें से 64 सिर्फ 17% का जो पब्लिक है उसका अगर 64 सीटें आ जाती है सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार देने की वजह से, तो इसमें जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश था, ऐसा कई लोग मुझे बताते हैं। और इसी के कारण 2014 में किसी भी पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी पार्टी का जीत कर नहीं आया। और 2017 में भी आए तो बहुत कम आए, लेकिन वो एक कोई फैक्टर रहा ही नहीं। मतलब मोदी जी के वजह से एक चीज बदल गई कि मुसलमानों के बगैर भी हम सत्ता में आ सकते हैं। ये मोदी जी ने एक तरीके से दिखा दिया, क्योंकि 20-30 वर्षों से यही हो रहा था। तो कमलेश जी, ये इसकी यूपी ने की थी कि मुसलमानों के बगैर भी हम आगे जा सकते हैं। इसको जो 2014 में सबसे पहले यूपी में ही सिद्ध हुआ था ये। तो इस पर आपके क्या कमेंट है, क्योंकि 17 और 19 में यूपी ने इसे रिपीट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये होगा। अभी 2022 का जो इलेक्शन है इसमें तो और एक फैक्टर है, MIM वाले आने वाले हैं, 100 सीट पे लड़ेंगे कह रहे हैं वो लोग। तो उससे क्या होगा, वोट और डिवाइड, कांग्रेस और सपा की इसमें चांसेस तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्योंकि उसे रिपब्लिक का जो सर्वे दिखाया था उन्होंने 86% लोगों ने कहा कि ये सही है, मतलब इसका असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें बदलेंगे। उत्तर प्रदेश में चीज बदली कैसे 14, 17 और 19 में? इसका कारण ये हो गया कि लोग मतलब जो है बीजेपी की ओर झुके। हिंदू लोगों ने इकट्ठा आकर जो है अगर दूसरे पार्टियों को उतना वोट न करने से हो गई। और एक चीज और फैक्टर कहा जाता है कि यूपी में उसके बाद ही 12 के बाद वगैरह दंगे बहुत हुए, जैसे कि वो मुजफ्फरपुर का दंगा बहुत फेमस है आपका, वो जाटो और मुसलमानों के बीच हुआ था। ये सब चीजों से शायद पब्लिक तंग आ गई थी, ऐसा हम मतलब हम यूपी के बाहर के लोग बोलते हैं। तो क्या आप इसे कितना मानते हैं एज अ यूपी के मेंबर? अभी तो मैं जो देखता हूँ, अभी मैं ज्यादा न्यूज वगैरह ज्यादा देखता हूँ, तो मुझे तो अभी ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे हिंदू लोग हैं वे लोग ये सब चीजों को बहुत कंटाल गया। अभी जो धर्मांतरण की कई सारे केसेस देख रहे हैं लोग, जो लोग पता है बिना बच्चे लोग को गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, ये सब बहुत दुखद बात है। ये सब चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश की ये सब हालतें बहुत खराब है। जो समझदार वर्ग है वो सब चीजों को सोचकर वो अभी बीजेपी को ही वोट करेगा, मुझे लगता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और अब 2022 के इलेक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कमलेश जी, एक खबर कल हमने देखी थी कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और बीएसपी इन दोनों ने घोषणा कर दी कि वो अब सेपरेट लड़ने वाले हैं और कांग्रेस भी प्रियंका गांधी वाड्रा को शायद उतारने की तैयारी में चल रही है।
तो अभी 14 का यहाँ रिपीटेशन होते हुए दिख रहा है कि सब लोग अब अलग अलग लड़ेंगे, बड़ी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी है और कांग्रेस है। समझो कांग्रेस तो ठीक है, कोई पूछता नहीं है, बट है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि 325 रिपीट होंगे या फिर कैसा? 25 तो रिपीट होना चाहिए, और अगर अच्छा समय अच्छा बलवान रहा तो कभी कभी लगता है कि सीटें बढ़ भी जाए, ऐसे लगता है। कम होने के चांसेस कितना देखते हैं, या क्या फैक्टर हो देखा अगर कम हुई तो? कम होने के 10-15 फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि जनता अगर ज्यादा कुछ रोजगार का थोड़ा अगर कुछ फैक्टर आया, अगर उनको लगा कि सरकारी नौकरियां ज्यादा नहीं मिली, और एक किसानों का, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा मतलब 10-15% ये फैक्टर हो सकता है कम होने का। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आपसे पूछना चाहिए, किसान आंदोलन और ये राकेश टिकैत का क्या भविष्य है यूपी इलेक्शन के लिए? उनका तो कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है, पहले भी इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत वोट लेकर हार गए हैं, मतलब जो है। तो इनके किसानों पर एक्चुअली देखा जाए तो कोई बड़ी राजनीति नहीं होती, आज तक नहीं हुआ है, मैंने ऐसे सुना है। मतलब किसान एक वोट बैंक नहीं है, ज्यादा नहीं है, मतलब इनका मायने नहीं रखेगा, और उस समय किसान ये सब चीजों को मुझे लगता है भूल जाएंगे, या फिर उतना प्राथमिकता नहीं देंगे इसको। हाँ, मैं एक चीज ऐड करूंगा, वो बराबर है कि अगर किसान एक वोट बैंक होता तो सारी पार्टियां किसानों के लिए 70 सालों में बहुत कुछ कर रहे होते, और आज का हमारा किसान रास्तों पर नहीं होता। हमने जैसा देखा, दलित एक वोट बैंक है, तो दलित तक लोग बहुत आगे आ चुके हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्हें बहुत आगे लेकर आए। और ऐसे एक दो समाज की भी ऐसी चीजें हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे ने बंजारा समाज वगैरह को ऊपर लेकर आए, वैसा आपके यहाँ वो अनुप्रिया पटेल है हो, या फिर वो संजय निषाद वगैरह, वो लोगों ने अच्छी पॉलिटिकल चॉइस करके अपनी जाति को आगे लेकर आए। ठीक है, धनुष जी, आपकी क्या कमेंट है इसके ऊपर, ये किसान आंदोलन वगैरह ये सब? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है, ठीक है, अब तक मानकर चलते थे हम कि किसान या किसानों के बारे में, मतलब किसान एक वोट बैंक था ही नहीं उनके लिए, मतलब ये कोई मायने नहीं रखता था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किसान का जो कानून आया है, उसके आधार पर बीजेपी लोगों तक पहुंचा कि कैसे कैसे हमने इस कानून में सुधार करके आप लोगों के लिए प्रोग्रेस किए हैं, या फिर आने वाले भविष्य में कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा, इस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी अच्छी तरह से भी ये दिखाई गया ना कि अभी इस साल पूरा एनएसपी ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, और जी बहुत फायदा हुआ है। जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में भी अभी जो काश्तकार है, जो अपने किसान है, बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। वो तो अपनी कभी कभी तो अगर उनको लगता है कि थोड़ा महंगा बेचना चाहिए तो वो कुछ देते भी अपने हिसाब से ही देते हैं वो। क्या है ना, लोगों का दिखाई नहीं देता वो बराबर, मतलब जब वोटिंग की बारी आती है तो बराबर दिखाई देता, जब वोट करते हैं ना तब रिजल्ट के दिन बराबर पता चल जाता है हम लोगों को। ओके। कमलेश जी, एक और फैक्टर यूपी इलेक्शन में हमेशा देखने को मिलता है, जो परिवारवाद या भाई भतीजावाद वगैरह, ये जो चीजें चलती है, क्योंकि अगर बीजेपी को छोड़ दे तो बाकी हर पार्टी एक तो अपने परिवार के लिए बनी है या फिर अपने दोस्तों वगैरह का भला करने के लिए ही बनी है, और पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही प्रतीत होता है। आप फिर चाहे वो एनडीए की पार्टियां क्यों ले ले, या फिर यूपीए की पार्टियां ले ले, या फिर जो पार्टियां दोनों में नहीं है वो भी पार्टियां ऐसी है। बीजेपी एक ही ऐसी देश की पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, जो किसी परिवार के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, तो अभी कल परसों एक खबर हमें देखने को मिली थी कि अखिलेश यादव के चाचा, धनुष जी आप लाइन पर है? हाँ बिल्कुल। हाँ, अखिलेश जी के चाचा शिवपाल यादव, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि हम 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमको अखिलेश का कोई जवाब आ नहीं रहा है। उन्होंने शायद कोई अलग पार्टी बना ली थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बोल के। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर अखिलेश उनको साथ न ले तो वो एक बहुत बड़े वोट कटवा साबित होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि मुलायम सिंह तो एक चेहरा थे, लेकिन पूरा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो हमारे चाचा जी करते थे। तो चाचा जी को नाराज कर दिया है भतीजे ने, तो चाचा जी का उसके लिए कोई सिरदर्द बन सकता है? क्योंकि एक और बात कह दो कि ऐसा सुना है कि योगी जी के राज में चाचा जी की अच्छी खासी ये हो रही है, खातिरदारी हो रही है, ताकि चाचा जी भतीजे के साथ न जाए और भतीजे को डैमेज करे, क्योंकि चाचा जी जो वोट लेंगे वो भतीजे के ही लेंगे। तो पहले यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जिसके लिए पिता कोई मायने नहीं रखते तो चाचा की बात क्या कहेंगे आप?
कर रहे नहीं हैं। वैसा नहीं, बट हाँ वो तो है, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आया, अनपढ़ बेटा है, वो जाने दो। हाँ वो उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है बोलता है, लेकिन अक्कल तो उसको कुछ भी नहीं है, तो वो जाने दो। बट चाचा जी को अच्छा बंगला वगैरह देकर रखा है योगी जी ने, ताकि चाचा जी उनके साथ में जाए। तो कमलेश जी एज अ यूपी के एक निवासी, या फिर यूपी का जो इतने साल का पॉलिटिक्स है हमारा 30-40 साल का, इसके ऊपर से ये जो परिवारवाद है इसका फिर कैसा होगा जैसा आगे? इस परिवारवाद का होगा, जैसे भी शिवपाल अगर हो गए तो इसका वोट का मतलब इसका भी फायदा जो है बीजेपी को मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर अलग हो गए तो खत्म नहीं होने वाला था, मगर कुछ कारणवश थोड़ा रुक गया बाद में। नहीं तो ये सब चीजें 17 में ही दिख रही थी, हम टीवी पे सुनते थे तो बहुत घमासान सुनाई पड़ता था। अच्छा, एक जेन्युइन बेसिक सवाल आपसे पूछना है, जब यूपी का नागरिक वोट करेगा, समझो जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, तो वो किसकी तरफ देखा? क्योंकि शिवपाल यादव ये बहुत बार कहते हैं कि हम मुलायम सिंह के आशीर्वाद से हमने ये पार्टी बनाई है, तो मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी यूपी का जो समाजवादी वोटर है वो किसको देखता है, अखिलेश को या फिर शिवपाल को? शिवपाल को भी देखते हैं, शिवपाल बहुत पुराने हैं। और जब एक समय एक इतिहास बताता हूँ आप लोग को, 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो मुलायम सिंह के आधार पर, उनके बल पर ही वोट मिला था उनको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो है कि हम अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश का चेहरा सामने करके ये लोग लड़े नहीं थे। अगर मुझे लगता है तो सामने करके लड़े होते तो कुछ इतिहास, ऐसा मुझे लगता है। मतलब वो तभी हार जाते, आपका ऐसा बोलना है? हार ना जाते तो मतलब जो 243 सीटें थी उनकी, उसमें और कुछ कमी आ जाती है। नहीं, और वो तो कमी तो ठीक है, तब कमी आ जाती थी, शायद बहुमत भी ना मिलता 200 के आसपास। नहीं मिलता, हाँ। और उनके चेहरे की कितनी औकात है, ये 2017 में दिख गए हैं। होता है बराबर। तो जो है 5 से 5 पे ही रह गए लोग। और अगर हम ये मान ले कि चाचा जी साथ में आ गए तो तब तो काम बन जाएगा भाई, तब कोई ही शंका नहीं इसमें। नहीं तो फिर ये बीजेपी को कितना डैमेज कर लेंगे ये लोग? मतलब अलग अलग लड़ेंगे, जैसे नहीं, शिवपाल अगर ये समाजवादी और शिवपाल अगर अपनी पार्टी समाजवादी में मिला लेते हैं, और समाजवादी पार्टी इज द बिगेस्ट चैलेंजर ऑफ यूपी इलेक्शन, बीजेपी को सबसे बड़ा वो चैलेंजर के रूप में अभी नजर आ रही है, तो अगर ये दोनों साथ में रहते हैं तो समझ के वोट, अपना वोट बैंक है, फिर वाईएम जो भी है वो एमवाई, तो ये बीजेपी को कितना फिर डैमेज करेंगे? बीजेपी को ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, उन्हीं को डैमेज करने वाले जो है एमआईएम वाले वगैरह आ रहे हैं, कांग्रेस हो गए, बीएसपी हो गए हैं, ये लोग उन्हीं को डैमेज करेंगे। बीजेपी को ज्यादा कोई नहीं, अगर उनका वोट बैंक फिक्स है तो वोट बैंक उनका रहेगा, उनको डैमेज इतना नहीं, कोई चांस नहीं है। ओके। धनुष जी, आपका कमेंट, अगर वो साथ नहीं आते हैं और अगर साथ आते हैं, ये दोनों विषय पे आपका क्या कमेंट है? हाँ, मेरी कमेंट दूं इससे पहले थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कमलेश जी के बारे में। कमलेश जी अपने जौनपुर से आते हैं, और कमलेश जी का वैसे जन्म शायद यूपी में गया होगा, मगर बहुत सी उनकी जो लाइफ है वो तो मुंबई में हुई है, मुंबई में उनकी पढ़ाई हुई है। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा एजुकेशन उन्होंने मुंबई में कर लिया, और मुंबई में अच्छी खासे वो पद पर काम करे। कमलेश जी, थोड़ा बताइए हमें कि आप एज अ क्या है बैंक में? एज असिस्टेंट मैनेजर में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ। अच्छा। तो इतनी मेहनत करके ये अपने मतलब पद पर पहुंच चुके हैं अपने, और कमलेश जी को मराठी भी बहुत अच्छी तरह से आती है। हाँ, और एक बात मैं जोड़ दूं कि कमलेश जी की मराठी सुनने के बाद कोई बंदा ये नहीं कह पाएगा कि ये बंदा यूपी से है, यूपी वगैरह से आता है। जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अभी कमेंट पर आता हूँ। देखिए, ये गठबंधन बना ले तो भी फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है, और अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी नुकसान ही होने वाला, क्योंकि योगी जी ने अपनी ताकत इतनी बना रखी है कि वो अकेले के दम पर, उनके काबिलियत पर कोई अगर सॉरी मैं थोड़ा एक बात ज्यादा ही कहना चाहूंगा, ये अमित शाह जी, मोदी जी तो आएंगे ही अपने प्रचार के लिए, मगर योगी जी ने अपना पावर इतना बढ़ा लिया है कि वो अकेले भी प्रचार करते हैं यूपी में, पूरे यूपी में, तो वो अकेले के दम पर आ सकते हैं। अभी मैंने तो अभी हेडलाइन सुनी कि कुछ 1-1.5 घंटे पहले कि बीजेपी वर्सेस ऑल होने जा रहा है, सब पूरा एक गठबंधन। मैं तो कहता हूं होना चाहिए,
और कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर इस चुनाव में कदम रखते हैं तो वो विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल कुछ मुस्लिमों की भी कंप्लेंट आ रही है कि कांग्रेस या फिर कोई भी पार्टी हो, इन्होंने हमारा वोट बैंक मतलब वोट बैंक टैंकर हमारा इस्तेमाल हुआ है आज तक की वोटिंग में। तो ओवैसी के आने की वजह ओवैसी के आ जाने से या ना आ जाने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष अगर नुकसान होता है तो वो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। ओवैसी पे हम कमलेश जी से और डिटेल में चर्चा करने वाले, लास्ट में मैंने वो रखा है सबसे पार्ट, क्योंकि अभी उसका एंट्री हुआ नहीं है। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के बाद तीसरा यानी यूपी का तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को अगर देखा जाता है तो वो है बीएसपी, जिसकी जो काशीराम की पार्टी है और इसकी अभी सुप्रियो मायावती है। बीएसपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो टिकट वहाँ पे टिकट खरीदना पड़ता है, वहाँ पे आपकी काबिलियत वगैरह का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये क्या चीज है, ये हम एज अ यूपी के मेंबर कमलेश जी से पहले समझना चाहेंगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं बीएसपी के ऊपर। जी कमलेश जी। इसके बारे में मतलब ज्यादा ये सब चीजें हैं, मगर अभी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित वोट जो है अभी थोड़ा बीजेपी की तरफ भी डिवाइड हो चुका है। अच्छा। तो इसका ऐसा फर्क नहीं है। और 2007 में जब मायावती जी आई थी तो एक नारा लगा था, पंडित संघ बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। तो उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट देकर अपना जो है बैंक अच्छा बना लिया था। तो उस समय सफलता मिली थी। उसके बाद कोशिश में मतलब सफल नहीं हुई। लास्ट टाइम भी कोशिश कर रही थी 19 में और 17 में, वगैरह इतना सफल नहीं हुई। ओके। और उनका नतीजा है आनंद वगैरह, वो क्या वो लोग सक्सेस नहीं है उतना, उनके जो घर के लोग दूसरे लोग हैं। तो कांग्रेस के साथ क्या नाम उनके चंद्रशेखर, वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, ऐसा सुन रहा था कुछ नहीं करूँगा ऐसा कुछ है। तो अभी ये सब चीजें तो बहुत सी चीजें होंगी, अभी 6-7 महीना बाकी है लगभग। तो अभी तो इसमें बदलाव नहीं, मैं तो है। और अभी इतनी बड़ी मतलब हम जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं वो अभी थोड़ा इसमें चेंजेस होगा बड़ा तो ऐड करना चाहूंगा। और कमलेश जी आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए, 2017 से पहले बीएसपी से आया था, जिसमें मौर्य कोई तो एक मौर्य थे बीजेपी। जी वो शायद अभी यूपी के योगी सरकार में मंत्री भी है। हाँ। तो उन्होंने एक बात क्लियरली पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि बीएसपी में टिकट खरीदना पड़ता है, वहाँ आपकी काबिलियत तो बातें हो सकती है। बीच में नोटबंदी हुई थी तो मायावती का कितना पैसा निकला भी था। हाँ, नहीं सबसे ज्यादा नुकसान ऐसा कहते हैं कि मायावती और ममता को ही हुआ है। मायावती हो गया, ममता थोड़ा बहुत समाजवादी को वगैरह। नहीं कमलेश जी, एक बात मुझे यहाँ पूछनी है। आप खुद एक ओबीसी है और यहाँ तो हम तीनों भी ओबीसी है। ओबीसी का वोट बैंक क्या है, मतलब उनका फिक्स है क्या? मतलब जो बीजेपी की तरफ से या किसकी तरफ से? ओबीसी मेजोरिटी किधर जाता है? ओबीसी में फिलहाल तो बीजेपी की तरफ जा रहा है। अच्छा पूरा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज मतलब 81% है, उसमें से ज्यादा परसेंट बीजेपी के ऊपर जा रहा है। एक फैक्टर आपसे और जानना चाहेंगे ओबीसी पर ही, ये महाराष्ट्र में अभी ओबीसी आरक्षण का जो मैटर चल रहा है, ऐसा कोई मतलब लोकल मुद्दा बोलो आप ओबीसी का, जो यूपी में कोई ऐसा कुछ चल रहा है क्या ओबीसी के बीच में? तो वहाँ ओबीसी का नहीं चल रहा है, वो अनुसूचित जातियों को अगर लेकर कुछ जमात उनको कुछ तो लोग सुविधा देने की कोशिश कर रहे थे। और परसों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे तो अम्बेडकर का वो उन्होंने उद्घाटन किया वहाँ पे किया। ये सब चीजें मतलब। तो अनुसूचित जाति का जो वोट है वो मेजोरिटी अभी किधर जाता है 2017 के बाद अगर पूछे तो? ये सब बीजेपी की ओर आ रहा है ज्यादा, आता है कांग्रेस की ओर आ रहा है, फर्क पड़ रहा है। इनके लिए काम भी हो रहा है। लोग एक बात ऐसा कहते हैं कि मायावती, भले ही आप अभी मायावती को थर्ड फाइटर बोलते हैं, लेकिन मायावती का अपना थोड़ा बहुत अभी कुछ ना कुछ तो प्रभाव बचा है और वो अभी ज्यादातर पब्लिक स्टेटमेंट करने से बच रही है, या फिर हम बोलते हैं कि मीडिया वगैरह में पब्लिक लाइफ में थोड़ी दिख नहीं रही है। आपके यूपी के जैसे कुछ लोग मुझे बताते हैं कि जब भी मायावती शांत रहती है या कुछ बोलती नहीं है तो पर्दे के पीछे से बहुत कुछ बड़ा
होते रहता है। या फिर कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर मायावती थोड़ी बहुत अपील कर दे तो शायद उनके और कुछ वोट्स या सीट्स बढ़ सकते हैं। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि फिर ऐसा कुछ होगा क्या, और अगर हुआ तो इससे फिर बीजेपी को कितना नुकसान हो जाएगा? तो मैं बता रहा हूँ आपको 2017 वाला इलेक्शन जो है, ये लोग इतना पैदल चल के बिना चप्पल के काफी लोग चल रहे थे और प्रचार कर रहे थे, मगर ये सब चीजों का कोई इतना असर नहीं पड़ा, हम खुद सुन रहे थे। और अभी चाहे लोग कितना भी ललकार लें, इसका कुछ उतना फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों ने इनको देख लिया है। मायावती 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 5 साल काफी सब देख लिया है। तो अभी इनकी तकनीक शक्ति नहीं है। अब एक नया नारा हमें देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं बनेगा। हाँ, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश के लोग होशियार है क्या? होशियार हैं और रहना भी चाहिए, लोगों को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बंगाल के ऐसा हो जाता है। हाँ, नहीं बंगाल, आपकी कमेंट? बंगाल से भी ज्यादा यूपी के ये मतलब जो 5 चुनाव में जो होने वाले हैं ना अभी 22 में, इसमें ज्यादा मजा आने वाला है। हम कह रहे थे कि बंगाल के, और जब चुनाव थे तब हमको लगता था कि ये बंगाल का चुनाव बहुत ही मजेदार है, मगर मुझे ऐसा लगता है, बाहर बैठे थे ना हम जो टीवी पर देखते थे हम वैसा ही सोचते थे। हाँ, वैसा ही सोचते थे, मगर अभी ये यूपी के इलेक्शन में सही मजा आएगा। और यूपी और जितने भी राज्य है उसके स्टेट, मुझे तो लगता है बाकी राज्यों से ज्यादा यूपी में मजा आने वाला है। वो 2024 का सेमीफाइनल भी है ना। हाँ, और कभी कभी तो मुझे अभी और इसमें एक चीज है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मोदी के बाद को तो लोग योगी ही बोलते हैं, तो आपके जो विरोधक है वो पूरा प्रयास करेंगे कि योगी रिपीट ना आ जाए। हाँ, ये तो है। नहीं, एक बात यहाँ एक है, वो जितना प्रयास करेंगे उतना योगी प्रधानमंत्री के पद के काबिल होंगे। ये भी क्योंकि ठीक है, अगर उन लोगों की मेहनत तो होती है, मगर उन मेहनत पर अगर कोई शक्कर डालने का काम करते हैं तो ये लोग करते हैं। हाँ, ये बात है। बराबर। दूध बनाने का काम इन लोगों का है, अभी बीजेपी आरएसएस वालों का, मगर दूध में शक्कर डालना तो यही करते हैं ना सब, दूध को कैसे उबाला जाए वगैरह। और अगर 2022 में योगी जी पुनः चुनकर आते हैं, कमलेश जी स्पेशली आपके लिए एक यूपी निवासी बोल के, बंगाली बहुत गर्व से हम कहते हैं कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश कल सोचता है। लेकिन अगर 2022 में जैसे बंगालियों की सोच तो इस बार पता ही चल गया हमें इलेक्शन में, और हम भगवान से तो रोज यही प्रार्थना करते कि ये बंगाल का कल्चर या बंगाल जो आज सोच रहा है वो देश कभी ना सोचा ऐसा खूनी खेल। लेकिन एक नारा फिर हमें अब नया लगाना पड़ेगा कि यूपी जो कल सोचता है वो देश आज सोचता है। जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये बोलना पड़ेगा हमें। जी हाँ, जरूर। और राम मंदिर वगैरह भी बन जाएगा बढ़िया, और एक बार 2022 में योगी जी आ जाए तो उसके बाद तो फिर सोचना ही नहीं। अभी आखिर में हम आप दोनों से 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक तो यमायम वाला फैक्टर और दूसरा धर्मांतरण का अभी जो मुद्दा चल रहा है उसका एक फैक्टर पे हम चर्चा करेंगे। अभी हम पहले आते हैं यमायम वाले फैक्टर पे। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि यमायम यूपी में चल नहीं पाएगा उतना, जैसा आप देख रहे हैं बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, या हमारे महाराष्ट्र में उनका खासदार भी है। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि वो यूपी में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि कल ही मैं कैपिटल टीवी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें देवबंद और शायद बरेली वहाँ के कुछ मौलाना जो है उनको सेक्युलर पार्टी जो है उनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े लिफाफे आ जाते हैं और किधर वोट करना उनको बता दिया जाता है। तो वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मुसलमानों का कोई उद्धार वगैरह हो, क्योंकि उनका फिर उनको पैसा आना या उनका जो भी इंटरेस्ट है वो बंद हो जाएगा ना। तो वो लोग ओवैसी को उन्होंने साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। तो कमलेश जी क्या यमायम का क्या भविष्य है, क्या कैसा है, आप बताइए एक बार। इस चुनाव में तो उनको कुछ मतलब उतना नहीं चला था जब बंगाल वगैरह में, तो यूपी में भी मतलब चलेगा नहीं, कितना चलेगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वोट काटने की जो है उनकी राजनीति होगी, मतलब इसका नुकसान किसी न किसी को तो मतलब होगा, जैसे कांग्रेस सपा बसपा। जो आपका यूथ है मुसलमान यूथ, वो ओवैसी को कुछ मानता है क्या, मतलब यूपी में उनका कोई हवा है क्या, ऐसी पब्लिक चर्चा करती है क्या? फिलहाल तो नहीं है, हवा लगती नहीं है। ये हवा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बनी हुई नहीं है, इसलिए 6 महीना ये पूरा हवा बनाने में जाएगा। अच्छा। एक और फैक्टर पे मैं आप ही से बात करूंगा, फिर मैं धनुष की ओर जाता हूँ। धनुष, आप अभी जो मैंने बात की और अभी मैं जो बात करूंगा, ये दोनों पे आप कंबाइन जवाब दीजिएगा। जी। कमलेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कल ही मैंने खबर देखी कि ओवैसी के वहाँ के कोई चीफ है यूपी के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि
MIM उसी से गठबंधन करेगी जो ये डिक्लेयर करेगा कि वॉइस चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री मुसलमान को हम बनाएंगे। ऐसा जो पार्टी डिक्लेयर करेंगे हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, ऐसा उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है। और एक इतिहास में आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी सेक्युलर पार्टीज है जो बहुत सेक्युलरिज्म का ढोंग करती है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी कोई ये उप मुख्यमंत्री वगैरह ऐसा कोई मुसलमान को उन्होंने बनाया तो है नहीं। तो यूपी में नहीं बनाया है। हाँ, नहीं, तो पूरे देश में ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो यहाँ महाराष्ट्र में खाली चीफ मिनिस्टर बने थे यार। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बने थे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं कि गठबंधन करके आप ऐसी कोई ऑफर वगैरह पहले, मतलब MIM ने वो ये डाल दिया, उसका कंडीशन डाल दिया कि आप पहले ये डिक्लेयर करो आप उप मुख्यमंत्री बनाओगे, फिर ही हम आपके साथ गठबंधन करेंगे। तो ये क्या सेक्युलर इंडस्ट्री को भी ब्लैकमेल करने का या कोई उनसे पैसा वगैरह उगाई करने का वगैरह ऐसे कोई मैटर आप देख पाते हैं क्या? ये थोड़ा उनका कोशिश होगा, मगर उनका तो गठबंधन इनसे ही ओम प्रकाश राजभर से होने जा रहा है ना। उनसे मिले हैं 2-3 बार, और तो उनको उनके साथ कोई अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर में और उनमें कितनी बात होगी, कितना सीट पे भी बातचीत होगी, कितना देंगी, कितना इनको कौन लड़ेगा, ये सब चीजें भी सामने नहीं आई हैं। इन्होंने तो कह दिया हम 100 सीट पे लड़ेंगे, अभी राजभर कुछ बोले नहीं हम कितना पे लड़ेंगे भी। अच्छा, तो अभी आगे देखो क्या होता है। ओके, कमलेश जी एक आखिरी ओम प्रकाश राजभर जो इनका कोई इतिहास या इनके पार्टी का जन्म वगैरह कैसा थोड़ा हम बताएंगे, क्योंकि हमारे यूपी के बाहर किसी को कुछ पता नहीं है इस बारे में। जी। हाँ, ये बहुत छोटी पार्टी है। अच्छा। 2017 में बीजेपी के साथ ये रहकर 4 सीटें जीते थे उस समय गाजीपुर साइड में। तो ये लोग थोड़ा बहुत आगे कोशिश कर रहे थे हमको ये मिल जाए हमारा सुने वगैरह, तो इसकी वजह से इनका अलगाव हो गया बीजेपी से। अच्छा, तो अभी ये राजभर को जो है वैसी जो है जाके मिले थे पहले से 7 साल पहले से, बहुत दिन से। तो फिर इनके साथ अभी कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस बना दिया जाए। तो राजभर का कोई बड़ा इतिहास नहीं, राजभर वोट कहीं कहीं है थोड़ा, और ऐसे कोई जगह नहीं कि जहाँ ज्यादा है मुझे लगता है। मतलब ये इनके पिताजी का है या अभी इनकी खुद की पार्टी है? मुझे लगता है ठीक से नहीं पता, बट शायद इनकी इसके पहले मैंने कभी ये पार्टी का नाम वगैरह नहीं सुना है। 2-4 साल पहले ही सुना, तो उसके बाद उससे और पहले नहीं सुना है। अच्छा, बीजेपी के साथ राजभर जो है मायावती के साथ रहा करता था। अच्छा। रामचल राजभर जो है अभी इस समय शायद उनको निकाल दिया है, तो समाजवादी या बीजेपी में कहीं गए हैं अभी तक। लालजी वर्मा अभी बसपा की तो हालत बहुत खराब है ना अभी, काफी चले गए। लालजी वर्मा हो गए, रामचल राजभर हो गए, तो ऐसा सब चल रहा है। इसके साथ MLA ही बचे हैं बसपा से भी। बराबर है। हाँ, तो ऐसा इनका इतिहास। ओके, तो अभी एक बार हम रीजन वाइज आपसे बात करना चाहेंगे आखिरी में एक फास्ट राउंड, बट उससे पहले धनुष जी आपका कमेंट ये पूरे हमने जो भी चर्चा की। नहीं, देखिए आप पहले जो आपने MIM के बारे में कहा, तो महाराष्ट्र में जो हुआ मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे समझ में आया मैं उतना कमेंट करना चाहता हूँ। जो महाराष्ट्र में हुआ, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले महाराष्ट्र में उन लोगों को एक भी सीट मिलेगी, मुझे नहीं लगता। ये फैक्टर मुझे बिल्कुल नहीं लगता यूपी में चलेगा। और अभी रही बात वॉइस चीफ मिनिस्टर की, तो मुझे इसके लिए लगता है कांग्रेस कुछ ना कुछ कांग्रेस हो सकता है कि कांग्रेस उनके साथ जाए, क्योंकि वैसे देखिए 30 साल से कांग्रेस को ये आदत हो चुकी है, एक तो वो चुनकर नहीं आते हैं। बराबर। तो हो सकता है उनके साथ उनको अगर लगता है, मतलब पता नहीं उनको क्या लगता होगा क्या नहीं, अभी वो इस उम्मीद पे जा सकते हैं कि अगर हम ओएसी के साथ गठबंधन बनाते हैं तो शायद हमारा कुछ बन जाए। मगर मुझे नहीं लगता यूपी में जिस तरह से जो हवा का रुख हम देख रहे हैं, इन लोगों का ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं तो कहता हूं कि हर किसी को अलग अलग चुनाव ही लड़ना चाहिए, और वैसे भी ये गठबंधन बनाते हैं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, और एक बात अभी मैं दोनों आप दोनों को एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी ये जो कानून एक है कॉन्वेंट का, क्या नाम है इसका, UCC, तो आपको क्या लगता है कि यूपी के चुनाव के वक्त ये कानून आ सकता है? मुझे तो लगता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कानून बोल रहे हैं UCC, प्रणीत जी। हाँ, कमलेश जी को पहले जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ, कमलेश जी आप पहले जवाब दीजिए। ये जो सबको समान हक, ये जो कायदा है, ये मतलब
हमें ऐसा लगता है कि अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि ये जो सब पहले उन्होंने एक ऐलान किया था कि 24-25 साल या जितने भी साल होंगे 30 साल वगैरह, या हम जो दलित लोग हैं उन लोगों को ऊपर उठने दीजिए, फिर इस देश में समान कानून लागू, मतलब सबको समान अधिकार, ये कानून लागू कर दीजिए, ये एक प्रस्ताव रखा था। फिर उसके बाद प्रस्ताव नहीं, मुझे तो लगता है इन्होंने ये डिक्लेयर कर लिया था। फिर कांग्रेस ने ये किया कि अपने वोट बैंक ना चले जाए इधर उधर, तो वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने यही रख दिया कि उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए, ये वो वगैरह। तो इस देश को स्वतंत्र होने, मतलब 75 साल होने जा रहे हैं कि इस देश को स्वातंत्र जब मिला, तो उसको अभी 75 साल होने जा रहे हैं। तो ये कानून मुझे ऐसा लगता है कि रंग लाने वाला है। हाँ, पहले कमलेश जी आप बताइए। अगर ये समान नागरिक संहिता कायदा आ जाएगा तो जरूर रंग लाएगा, मगर अभी जितने इसकी हालचालें हैं अभी तो नहीं पता चल रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है ना, एक मिनट होने के बाद पता चल। हाँ, नहीं, क्या होता है कि ये केंद्र की तरफ से आता है, और नोटबंदी जब आई थी तब किसको पता था कि नोटबंदी का कोई भी आज तक जितने भी कानून आए हैं वो अचानक फट से ही आए ना, ऐसे कुछ होना चाहिए। हाँ। वैसे हो जाए बहुत अच्छा है। मैं भी खुद चाहता हूँ कि आरक्षण वगैरह खत्म कर दिया जाए, जातियों का आरक्षण जो है, और सबको पात्रता के अनुसार नौकरी है और पढ़ाई लिखाई पे दिया जाए। अगर प्रणीत जी का मानना है कि मायावती अगर कुछ बोलती नहीं तो जरूर उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इनकी गड़बड़ी खत्म करने के लिए ये कानून लाया भी जाए। ये तो है, लेकिन मायावती जितना सोच रही है उतना नहीं चलेगा। हाँ, ये तो बात सही है। मैं पहले कहा था आपसे, तो टप्पा ही टक्कर में है अभी। कोई कितना भी प्रयास कर ले, उल्टा ये जितना योगी को गिराएंगे, योगी उतना ही ऊपर उठेंगे। हाँ, अभी मुझे लगता है प्रणीत जी आपकी बारी है। हेलो जी। मैं थोड़ी अलग राय रखता हूँ यूसीसी पर। हाँ, आप बोल रहे बराबर है, इस साल ऐसा हो सकता है कि, तो मैं मानता हूँ कि इस साल शायद वो ना होए, चांसेस बहुत कम है। मोदी शाह का कोई, मैं कभी मतलब उनके ऊपर कोई भविष्यवाणी करना ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता होती है। हाँ, लेकिन मैं एक अपना थोड़ी सी एक आपको चीजें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कोरोना की अगर सेकंड वेव शायद ना आती तो शायद वो इस साल हो भी जाता, लेकिन कोरोना की वजह से क्या होगा, सरकार को 3-4 महीने से कुछ दूसरा बड़े काम करते नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये एक बंगाल का मसला हो गया, वो एक अलग ही मैटर हो गया। ऐसा कि 2 महीने पहले किसको लगता नहीं था ना ऐसा कुछ होगा करके, लेकिन वो एक अचानक बीच में से वो एक चीज आ गई। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक फैक्टर है कि उसकी वजह से शायद यूसीसी को थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया जाए। उसके अलावा एक और अगर देखें तो ये पाकिस्तान का एक अभी नया मसला शुरू होगा, चाइना का तो चल ही रहा है। ये 2-3 मसले जिस पर, और ये कोरोना का भी और नए वेरिएंट वगैरह, और वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो हो ऐसा रहा है कि सरकारी मशीनरी पूरी इसमें बिजी है, और अपना चुनाव बोलो या पॉलिटिक्स ये तो फिर चलता है, तो इधर भी ध्यान देना होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना ऐसा मानना है कि शायद इस बार 5 अगस्त को बंगाल के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि अभी बहुत वर्ष करने को एक भविष्यवाणी की है कि उन्होंने मीटिंग तो कश्मीर पर बुलाई, लेकिन इशारा मतलब बंगाल की ओर है, तो बंगाल की तरफ ही कुछ होगा। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका इतना जबरदस्त प्रेशर है इनके ऊपर कि इनको बंगाल के ऊपर कुछ करना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर यूसीसी 1 या 2 साल भी अगर लेट हो जाए तो वो साइन कर लेंगे, बंगाल का जितना मैटर हुआ है। तो मुझे ऐसा एनालिसिस आज बोलता है, थोड़ा सा समय लग जाएगा। नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यूसीसी तो जाने दो, यूसीसी शायद इस साल ना आए, लेकिन अगले साल देश को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, बराबर। तो शायद मोदी जी अगले साल की 5 अगस्त को 5 अगस्त की तारीख बहुत उनकी अभी लकी रह रही है ना, तो शायद 75 साल होने से पहले वो बाबा साहब का ये सपना 5 अगस्त को पूरा कर दे, ऐसा मुझे लगता है। ये क्योंकि वो करेंगे ऐसा, मतलब वो आदमी ऐसा है कि जो कर सकता है अगर वो सोच ले तो। हाँ, अभी मैं थोड़ी एक मेरी राय एक और मैं जानकारी दे दूं। ये तो हुआ यूसीसी के मामले में, लेकिन हाँ, वो एक जनसंख्या नियंत्रण का जो कायदा है ना, वो इस साल की लिस्ट में रखा गया है कि 2021 में उसका कुछ निकाल लगाना है। अब वो कोरोना वगैरह ये जो मैंने सिचुएशंस गिनाई, तो वो आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन संसद में क्या होता है हर साल की शुरुआत में इस साल क्या बड़ी चीजें करना है, उसमें ये एक चीज डाली गई है जनसंख्या कानून का। तो शायद इस साल 5 अगस्त को वो भी एक सरप्राइज दे सकते हैं मोदी जी, और क्या। हाँ, 1 मिनट, पहले इस कानून पर मैं बात करता हूँ।
ये कानून आ सकता है, इसके संकेत दे दिए गए हैं विश्व शर्मा जी के रूप में, क्योंकि क्या होता है ना। हाँ, वो एक फैक्टर है। हाँ, देखिए एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि हो सकता है पहले इन्होंने क्या किया, मतलब जानबूझकर हेमंत विश्व शर्मा जी को चेहरा बनाकर आगे किया और आप ये कानून जबरदस्ती कैसे भी करके लागू कीजिए। और उन्होंने फिर टेस्टिंग किया कि हाँ, क्या टेस्टिंग, रीजन होते हैं, क्या हाँ, जी, क्योंकि देखा जाए तो वो कांग्रेस का ही चेहरा है ना हेमंत विश्व, वो भले ही अभी बीजेपी में आए हैं। बराबर है। हाँ, तो इसलिए आप समझ गए होंगे। अभी थोड़ा यूसीसी पर बात करता हूँ। यूसीसी का अगर आप कहते हैं कि 2 साल लग जाएंगे, 2 साल लगने दीजिए, 5 साल लगने दीजिए, तब तक ये क्या करेंगे कि जो दलित लोग हैं या फिर जो जिनको आरक्षण बहुत है, तो आरक्षण के नाम पर आपको कैसे ठगाया जाता है, ये बीजेपी उन लोगों में ऐसा ये भरेगी कि देखिए आरक्षण के बारे में आपको कैसे ठगाकर ये लोग आपका वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये सभी लोगों को, जो भी दलित लोग हैं या कोई भी लोग हो, बराबर है। हाँ, इन लोगों के दिलों में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो धनुष जी बता रहे हैं ना, वो एकदम सही है। क्योंकि 14 से मैं एक चीज देखता हूँ कि मोदी जी ने अपने ऊपर ये क्या रखा है कि वो जाति की वगैरह की, धर्म जाति की बात कभी खुद से करते नहीं है, लेकिन जो उनके अलावा जो भी बीजेपी का पूरा कैडर है, वो ये चीजें बताता है। जो धनुष जी जिक्र कर रहे हैं, वो 7 साल से उनका पूरा बीजेपी का कैडर ये बोलते ही रहता है। और इससे मैंने देखा है कि काफी जन जागृति हुई है। बंगाल में तो हमने देखा है कि लगभग 80% 90% दलित समाज ने बीजेपी को खुलकर वोटिंग किया है। तो ये फैक्टर दिखता है। अभी कमलेश जी भी बता रहे थे कि यूपी में भी बहुत दूसरे दलित वोट इधर ट्रांसफर हो चुके हैं बीजेपी की तरफ, तो है एक फैक्टर। पहले कमलेश जी, आपका क्या कमेंट इस पर? हाँ, वही मतलब कि ये सब आएंगी चीजें, मतलब समय लगेगा थोड़ा सुधारना, समय तो लगेगा। नहीं, पहले इनके दिलो दिमाग में, इनके जहन में ये बात ही भरी जाएगी कि आप लोगों का ये आरक्षण के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरी तरह जब से इनके जहन में भरा नहीं जाता, तब तक ये कानून फिर ये खुद से कहेंगे, यही लोग कहेंगे कि ये कानून लागू कीजिए, मतलब ये लोगों के द्वारा ये कानून लागू किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अभी आखिरी 2 मुद्दे हम बात करेंगे। कमलेश जी, मुझे सबसे पहले आप रीजन वाइज बता दीजिए। अगर हम शुरुआत करें पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जाकि गोरखपुर योगी जी का क्षेत्र है, और वाराणसी वाराणसी मोदी जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ में आपके मुलायम सिंह यादव है ना शायद? हाँ, वहाँ पे है। नहीं, अखिलेश है शायद वहाँ से खासदार अखिलेश। हाँ, और मैनपुरी से शायद, मैनपुरी भी वहीं आता है ना पूर्वी उत्तर प्रदेश में? मैनपुरी आपका ऐसा वहाँ जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, जाने दो। तो और जो प्रियंका वाड्रा है, वो भी उसकी प्रभारी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो कमलेश जी, आपसे अब सीधा सवाल है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसका पकड़ा भारी है इन सब में? पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी जी का अभी पकड़ा भारी है, उनका दमखम है। गोरखपुर और वाराणसी और बहुत सारे जगह पे उनका काम चल रहा है, बहुत जोर शोर से। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश को संभाला हुआ है और उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश 80%, 70% कितना देंगे आप सीटें बीजेपी को? आपका आकलन? बीजेपी को 80% मिल जाएंगे। 80% बीजेपी ली जा रही है? हाँ, 80% मिल जाएंगे। कितनी सीटें आती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में? पूर्वांचल में मुझे लगता है कि फिगर नहीं याद आ रहा है। नहीं, एक आंकड़ा अंदाजे 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर है, तो लगभग हम पकड़ ले 80 सीटें आ रही है आराम से। ओके। उसके बाद हम आते इधर बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में कौन कौन मतलब बड़े शहर है? याद नहीं आ रहा है वहाँ, लेकिन पहले के उसमें कैसा था कि उतना वो विकास नहीं हुआ करता था वहाँ पर। जब से योगी जी और मोदी जी की मतलब सरकार आई है, तब से वहाँ विकास वगैरह हो रहा है और वहाँ भी हमें अच्छी सफलता मिली थी। ओके, तो बुंदेलखंड को जो अलग करने की जो बात हमेशा वहाँ के लोग कहते थे, मायावती करते थे ना, मायावती करती थी। हाँ, तो अभी ये 5 सालों में तो ज्यादा कुछ सुने आ नहीं रहा है हमें योगी जी। नहीं, वो काम हो रहा है वहाँ पे। तो हाँ, तो अभी फिर बुंदेलखंड मतलब कितनी % जा रहा है बीजेपी की तरफ? उधर भी हम लोग 60% तो पकड़ के चले हैं। कम है, तो फिर भी 60% अगर देखा जाए तो रुझान, लेकिन मुझे लगता है उधर ज्यादा ही हो जाएगा, मगर उधर का भी राजनीति थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। उधर की सीटें भी थोड़ी कम ही है मुझे लगता है। ओके, कितनी सीटें पड़ती है वहाँ पे? सर, कोई डिस्ट्रिक्ट मुझे मालूम है, बांदा, झांसी, ये सब जिले आते हैं वहाँ पे, महोबा वगैरह।
50-60 सीटें, हाँ हाँ 50-60 सीटें पड़ती है क्या हाँ, बुंदेलखंड से? बुंदेलखंड में हाँ ये सारी सीटें आती है, मतलब आपने बताया। आप ओके, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब हम आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े फैक्टर हम अगर देखें तो मुलायम सिंह वहां से MP है। हाँ, उसके ये बाद ये मायावती का भी जन्म वहीं से ही है। मायावती का वो क्षेत्र है बराबर। समाजवादी पार्टी शायद थोड़ी मजबूत है। RLD है चौधरी, RLD, हाँ। जयंत चौधरी, अजित सिंह चौधरी और आपके प्राइम मिनिस्टर कौन से चौधरी थे वो वो चरण चौधरी चरण उनके सिंह, हाँ लड़के, उनके उनका लड़के, भी हाँ, इनके उनका तो क्षेत्र है। और महेंद्र सिंह टिकट, उनके पुत्र राकेश टिकट, नरेश टिकट, ये पूरा एक वहाँ एक गठजोड़ है। और अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो संजू वानिवाल, ये एक बड़ा चेहरा, हाँ संजू बालियान ये बड़ा चेहरा जाटों का है। और जाट फैक्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष गंगवार भी यूपी से ही है ना? अरे हाँ, संतोष गंगवार को कैसे भूला मैं। संतोष गंगवार शायद बरेली से आते हैं, बरेली का उसके आसपास से कैसे आते हैं। और हाँ, एक और फैक्टर यहाँ है कि रामपुर से आजमगढ़ का बहुत कुछ खात्मा कर दिया है योगी जी ने, तो वो एक फैक्टर रहेगा योगी जी के समर्थन में। और ये गाजियाबाद से जनरल VK सिंह वगैरह भी वो भी आते हैं, तो वो एक अच्छा फैक्टर है। तो अभी ओवरऑल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति बन रही है कमलेश जी आपकी ओर से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति तो है, क्योंकि RLD तो लास्ट टाइम पे एक सीट केवल आई थी 2017 में। और आदिर जो है सपा और बसपा जो है तो इनका थोड़ा बहुत है, मगर उतना कितना असर करेगा उतना बता नहीं सकते हैं। मगर बीजेपी का चलेगा यहाँ पर भी, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं दूसरे, ये लोग मेहनत करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक है कि मुस्लिम फैक्टर थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, थाना वगैरह और उस तरफ में थोड़ा। यहाँ अगर MIM और कांग्रेस अच्छे से लड़ ले तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा भी जगह। ठीक है। और धनुष जी, चलते चलते आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कॉमेंट? नहीं, जो कमलेश जी कह रहे हैं, मैं उन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि वहां का चुनाव राकेश टिकैत के ऊपर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा होने वाला, उनके ऊपर वो डिपेंड है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो पता नहीं कब क्या खेल करेंगे। मुझे थोड़ा उन पर जरा डाउट लग रहा है कि एक वरिष्ठ पत्रकार है धीरेन्द्र पुंडित, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी राकेश टिकैत के ऊपर। वो कह रहे थे कि मैंने आज तक जितने बार राकेश टिकैत का नाम लिया है, उतने भी वोट उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत को मिलेंगे कि नहीं, मुझे डाउट है बोलते। अच्छा, तो मुझे फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे वो लगता है कि कितना भी खेल करे, वैसे भी वो 2007 में अगर चुनाव लड़े थे वो बीजेपी से, तो तब वो हार जाते। तो आपकी बात तो अरे बाप रे, 14 में तो वो RLD से भी लड़े थे ना। हाँ, RLD से वहां पर भी हारे थे। 10,000 वोट भी उस बंदे को मिले नहीं। हाँ, वही तो। हाँ, फिर ठीक है। फिर तो मैं कमलेश जी की बात से सहमत हूँ। कमलेश जी, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है राकेश टिकैत ने कि आज तक वो जमानत भी बचा नहीं पाए। उनका वो एक रिकॉर्ड है उनके नाम पर, इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि और उनको ये समझ में ही आ रहा नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है। हाँ, ये तो है। तो 17 में वेस्टर्न यूपी में ऐसा बोला जाता है कि बीजेपी ने लगभग 90% सीटें ली थी। इस बार क्या हो रहा है कमलेश जी? 90% लीड थी तो हम लोग 85 करके चले। 80% आ जाएगा इस बार? 10 जाने देते? हाँ, 80 तो आना चाहिए, आ जाएगा। अच्छा, और कौन सा क्षेत्र है? पूर्व पश्चिम हो गया और बुंदेलखंड, और कौन सा कमलेश जी क्षेत्र? थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। टोटल 403 सीटें हैं टोटल तो है, हाँ। तो करीबन 201 में बहुमत बनता है, लेकिन काफी अच्छी सीटें तो लाना चाहिए, तो लाएंगे। अच्छा, एक और चर्चा आजकल वो चल रही है, आम आदमी पार्टी की इनका क्या होने वाला है वहाँ तो अभी इन्होंने नहीं, पंजाब में फोकस कर रहे हैं क्या है लोग, मुझे ज्यादा पंजाब में ज्यादा ध्यान नहीं। संजय सिंह उड़ा मार रहे हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, अभी वो राम मंदिर का उसने मैटर किया है। संजय सिंह कोई क्या? वो आम आदमी पार्टी वाला वो गुंडा, उसको शायद वो राम मंदिर भी तो एक अपना मुद्दा है कि इतने साल के इतिहास का राम मंदिर आज बनने जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा, ठीक है। और अभी शो के आखिरी में बात करेंगे धर्मांतरण का, जो अभी मुद्दा चल रहा है, उसमें बहुत ताबड़तोड़ एक्शन योगी जी ने शुरू कर दिया। तो धर्मांतरण का एक्शन क्या बोलता है कमलेश जी? धर्मांतरण एक्चुअली जिनके बच्चे इन्होंने इसमें इन्वॉल्व हुए और गए, लापता हो गए, उनका जो दुख दर्द अगर आप सुनेंगे तो बहुत दुखद है। 1-2 दिनों में मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ
कि एक लेडी दर्शक सिन्हा के पास मतलब एक उनके पिता के साथ एक लेडी आई करती थी। उसने जो मतलब वो लड़के को उसने क्वेश्चन किया तो उसको मतलब पूरा बता दिया इस्लाम धर्म के बारे में वगैरह। फिर उसको अपने तरफ मतलब मोड़ लिया और उसको ले गए। बाद में उसको गायब कर दिया, पता नहीं चल रहा वो लड़का कहाँ गया, 3 साल हो गया। ऐसे 2-3 केसेस सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब ये सब चीजों का भी फर्क पड़ेगा मुझे लगता है। जिनके फैमिली से ऐसा हुआ रहेगा लोग तो चाहेंगे कि ऐसे बीजेपी हो ही जाए। कमलेश जी, आप तो सॉरी धनुष जी, हाँ जी। धर्मांतरण का मुद्दा, गुंडों पर एक्शन का मुद्दा, हाँ। कोरोना का मैनेजमेंट और पुलिसिया व्यवस्था को ठीक करना, कानून का राज प्रस्तावित करना, ये दंगे के समय उसको यूपी में दंगे न हो इसकी पूरी केयर लेना, उसको अच्छे से मैनेज करना, ये सब ऐसा और ऐसे बहुत से अनगिनत योगी जी के कार्य रहे हैं जो पूरे देश का कोई चीफ मिनिस्टर कर नहीं पाया है जी। तो और इस पर मैं आप अपना विवरण आखिरी एक कमेंट दीजिए और स्पेशली धर्मांतरण पर फोकस कीजिए जी। नहीं, धर्मांतरण का जो मुद्दा है उस पर योगी जी का डंडा तो चल ही रहा इतने मजबूत तरीके से कि इनके मुद्दे पर इनको बहुत बदनाम किया जा सकता है। और मतलब ठीक है कि आज तक हम मानकर चले थे कि ये लोग नॉर्मल लोगों को ही अपना धर्मांतरण के लिए उत्साह रहे हैं, मगर हद तो इतनी बढ़ गई थी कि जो जिनको कुछ सुनाई नहीं देता, जो मुकबधिर लोग हैं, उनको भी ये मतलब ब्लैकमेलिंग करके धर्मांतरण। हाँ, कल अगर इन लोगों को हम लोग मिल जाए तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। बराबर। तो ये बात इतनी हद से बढ़ गई। और जब कोई भी चीज, मैंने कहा था कई बार कह चुका हूं कि कोई भी चीज अगर ओवरफ्लो हो जाती है तो एक ना एक दिन वो फटना ही है उस चीज को। और अभी रहा कोरोना का मुद्दा। देखिए, कोरोना पर जिस तरह से राजनीति हुई है यूपी में, एक तो योगी जी को पॉलिटिक्स नहीं खेलनी थी, वो तो पूरा समाजकारी में ही लगे हुए हैं। और जो राजनीति खेल रहे थे योगी जी के साथ, उन लोगों का क्या हर्ष हुआ आपने देख ही लिया है। बाकी तो मुद्दे पर मेरी कोई कमेंट नहीं है। बस योगी जी आने वाले हैं, ये मैं चाहे तो आपको लिख कर दे सकता हूँ बस। नहीं, हम याद रखेंगे और जिस दिन यूपी का रिजल्ट होगा उस दिन हम आप दोनों को पकड़ कर लाने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल। और अगर हार गए तो आपको जो सजा देनी है वो दे दीजिए। नहीं, फिर भी हम आपको पकड़ के लाएंगे। हाँ, बिल्कुल। सवाल पूछेंगे जनता के सामने। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। इस शो को समाप्त करते हुए एक जानकारी आप दोनों को और स्पेशली मैं दर्शकों को देना चाहूंगा। ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है, इस पर एक वीडियो में देख रहा था, किसका था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी थी, शायद कैपिटल टीवी का था। उन्होंने एक जानकारी ऐसी दी थी कि इरफान पठान नामक एक शख्स को महाराष्ट्र से यूपी की एटीएस ने गिरफ्तार किया, यूपी पुलिस ने जी। कल रात को शायद वो घटना हुई थी। तो इस पर जो इरफान पठान कौन शख्स है, मैं आप दोनों को एक बार जानकारी देना चाहूंगा। इरफान पठान एक ऐसा शख्स है जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ऑन एयर कर चुके हैं, बॉस मंच पे से। तो ये आदमी सादा सुदा होगा नहीं, ये आप दोनों समझ सकते हैं। और अभी ये कौन है मैं आपको बता दूं, ये ऐसा शख्स है जिनको सुने नहीं आता है उन लोगों के साथ एक्शन, हम जो हाथ के एक्शन से बातचीज करते हैं, हाँ जी, राइट, वो जो लैंग्वेज होती है वो तैयार करने वाले शख्स का नाम है इरफान पठान। अच्छा। और ये शख्स इतना अच्छा इसने देश के लिए कार्य किया जिससे बहुत फायदा हुआ है और बहुत वो लोग पढ़ लिख कर उसकी वजह से आगे बढ़े। ये शख्स का मतलब अल्टीमेटम क्या है, आप कितने भी पढ़ लिख जाओ लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो ये शख्स का ये अल्टीमेट गोल था कि वो धर्मांतरण का कार्य करता था। और उन बच्चों को, जैसा अभी आप जो देख रहे हैं कि जो आपने खबरें सुनी कि जिनको सुने नहीं आता है उन लोगों को धर्मांतरण कर दिया गया, तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड ये शख्स है, इसलिए इसको उठाया गया है। तो आप इनकी कितनी भी तारीफ कर ले, आप इन्हें कितना भी कह दे भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इससे कुछ साध्य होता नहीं है। आपकी जानकारी के हाँ, ये नहीं सुधरेगा। नहीं कमलेश जी, एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता दूं, ओसामा बिन लादेन का आप सबको पता ही है, पूरे अमेरिका को उसने हिलाया था। वो कौन था बेसिकली? ओसामा बिन लादेन बेसिकली इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर। लेकिन आप सिविल इंजीनियर होके इतना पढ़ लिख के भी आपने क्या किया, आपके नॉलेज का उपयोग आपने बम बनाने के लिए किया। हाफिज सईद भी एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल है। मसूद अजहर भी मेरे ख्याल से है, उसका भी एक अच्छा क्षेत्र है, शायद वो साइंटिस्ट वगैरह के आसपास कुछ है उसका नॉलेज, ऐसे ही शायद डॉक्टर क्या उसके बाद डिग्री है।
कुछ तो है ऐसी। कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी था बुरहान वानी, जो एक टीचर का बेटा था, वो भी शायद टीचर की बीएड वगैरह कुछ चल रहा था उसका। तो मतलब आप इतना अच्छा पढ़े लिखेंगे, लेकिन आपका अल्टीमेटम गोल ये समाज, मतलब ये समाज का अल्टीमेट हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस समाज को अगर हम कितना भी पढ़ लिख लिया, मान ले, ऐसा कुछ भी हम अगर मानने लगे, तो कभी ऐसा मत समझे कि ये लोग पढ़ के कुछ अच्छा चीजें या समाज के लिए अच्छी चीजें करेंगे। तो यही मेरा आखिरी का मैसेज आप सभी के लिए था। धनुष जी, कमलेश जी, आप दोनों हमारे इस वार्ता में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, विशेषतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे एक रिक्वेस्ट पर आपने आकर आपका समय दिया। इतना लंबा हमारा अभी इतना सेगमेंट हुआ, इतनी लंबी चर्चा चली। यूपी इलेक्शन पर हम आपसे बातें करते ही रहने वाले हैं, और ये सेगमेंट अभी हमने शुरू किया है आम आदमी से खास बात। तो अभी शायद हमारे से बात करते करते आप आम से खास बन जाए, तो आपको आश्चर्य होना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ जोड़े। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे आते रहिए और यूपी इलेक्शन पूरा कंप्लीट होने तक आपको आते रहना है। धनुष जी, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और इस शो को आज हम यही समाप्त करते हैं। यूपी इलेक्शन और अलग अन्य मुद्दों पर हमारे चैनल पर ऐसी चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। हेलो।